Hello, future officers and net qualifiers. Welcome to my class, pub classes for UGC Net Public Administrations. So today we will discuss about one of the most important and scoring topic for UGC Net, that is प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो कि आज का हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 10। जो चैप्टर 10 है एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें जो न्यू एडिशन है उसमें है आपका यूनियन गवर्नमेंट का चैप्टर है, जिसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, हमारा कि एडमिनिस्ट्रेशन एट यूनियन लेवल कैसा है, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। और ये जो बुक है हमारा, अगर ओल्ड एडिशन का पीडीएफ है तो उसमें आपका ये चैप्टर 9 में ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन एंड फ्रेमवर्क में ही क्या है, इन एक ही में दोनों है, अलग अलग चैप्टर नहीं है। बट जो न्यू एडिशन का उसमें अलग कर दिया है, तो उससे कोई डजेंट मैटर कि चैप्टर एक है या अलग है, बट हमको मतलब है कंटेंट से कि हमारा जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो जो कंटेंट है उसको हमें कवर करना है। मेन मोटो हमारा ये है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट यूनियन लेवल, जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, उसका जो चैप्टर 10 है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एट यूनियन लेवल। तो उसका हमारा जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रेसिडेंट। देखिए, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन अपना गवर्नमेंट इंडिया कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर हम यूनियन लेवल में पढ़े तो जो यूनियन लेवल में हमारा जो स्टार्ट होगा वो प्रेसिडेंट से स्टार्ट होगा। तो हम एक एक करके सीरियली पढ़ेंगे ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक स्टोरी टाइप में हो, कि मतलब लिंक हो एक दूसरे से टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक होने जा रहा है प्रेसिडेंट। तो एज वी नो दैट अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है वो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का फीचर्स है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि थोड़ा क्या है सिनोनिमस है किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो आपको देखिए इसमें बुक में बहुत सारा दिया है कुछ, बट जो हमें एग्जाम पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली वो फैक्ट की हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ओनली क्या है, हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, डी जूरी एंड टाइटुलर हेड्स भी बोला जाता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग नाम दिया गया है प्रेसिडेंट को। और देखिए जो हमारा एग्जीक्यूटिव पावर होता है सारा सब कुछ किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे। जो भी एग्जीक्यूशन होता है सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही हमारा एग्जीक्यूशन होता है। तो हमने जाना कि वो हमारे प्रेसिडेंट है, उनका पोजीशन क्या है कंट्री में, तो उनका क्या है, वो हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनको बोला जाता है हेड ऑफ द स्टेट। तो अब देखते हैं कि अब हेड ऑफ द स्टेट जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन किस टाइप से होता है, उनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है सिलेक्ट, उनके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, उनको इलेक्शन के मैनर क्या क्या होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो अब हम आएंगे देखते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए जो हमारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। अब बात आएगी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर होंगे, कौन कौन से लोग होंगे इस कॉलेज में। बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जिसको अपॉइंट किया जाता है बेसिकली प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। उसके बाद क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो इसमें जो हमारे मेंबर्स होंगे तो होंगे, देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए जो हमारे पार्लियामेंट होता है उसके दो हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो उसके दोनों जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, ओनली इलेक्टेड मेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एंड सेकंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। आप देखिए स्टेट में भी हमारे दो हाउसेस होते हैं, जैसे किसी में दो किसी में एक, तो बट जैसे दो होते हैं तो वहाँ पे होता है लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, असेंबली काउंसिल होता है। तो हमें असेंबली स्टेट का पूछना है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ओनली
काउंसिल के नहीं, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर हैं। तो देखिए अगर आप इन शॉर्ट बोले तो आपको 3 मिल गए मेंबर ऑफ, जो लोकसभा के मेंबर्स हो गए, राज्यसभा के मेंबर हो गए और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो गए। ओनली कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर हो गए। 3 प्रकार हमने देख लिए। एंड देखिए अब देखिए यहां बोला गया है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो स्टेट में देखिए टेरिटरी को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि उसमें दो है ओनली, दिल्ली एंड पौंडीचेरी को भी इंक्लूड किया गया है। तो ध्यान रहे दिल्ली और पौंडीचेरी के भी रहेंगे मेंबर्स, और बाकी तो 3 मैंने आपको बता दिया, जैसे बुद्ध हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हो गया और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हो गए। और देखिए जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर वो नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि इनमें से कौन इनकरेक्ट है, तो उसमें पूछ देगा कि नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी नहीं होंगे, ओनली सारे कौन से हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं। और कौन कौन से वो कॉलेज में मैंने बता दिया। And the constitution provides that as far as practicable there shall be a uniformity in the scale of representations of different state as well as a party between the state as a whole and union। देखिए अब आप बोलेगा कि देखिए इसमें अलग अलग भी दिया गया, मान लीजिए किसी स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी स्टेट में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये भी डिपेंड करता है कि किसके वोट का वैल्यू कितना है। वोट वैल्यू बोला जाता है इसको, वोट वैल्यू किस का कितना वैल्यू होता है वोट का। तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला लगाया जाता है, तो उस फार्मूले पे हमारे अलग अलग मेंबर्स के वोट की वैल्यू की जाती है। तो उसको जैसे मैं बता देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ ही रहे हो तो डीप में, क्योंकि आप यूजीसी नेट लेवल पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा डीप में जाना जरूरी है। देखिए फार्मूला जानने से पहले आपको एक जानना जरूरी है कि जो उनका मोड ऑफ इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। अभी तो आपको पता चल गया कि जो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, तो बट मोड ऑफ इलेक्शन क्या होता है, तो उसको बोला जाता है कि देखिए the president is elected election is the president election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and voting is by secret ballot के द्वारा। देखिए जो मोड ऑफ इलेक्शन होता है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट। पहले तो इनडायरेक्ट मोड होता है, क्योंकि देखिए हम डायरेक्ट जनता नहीं, क्या है, डायरेक्ट पीपुल ऑफ इंडिया नहीं इलेक्ट करते। पीपुल कौन इलेक्ट करता है इनको, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। अब देखिए आपको पता चल गया कि जो हमारे प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट मेथड से क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, उसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट के द्वारा। अब बात आती है कि जो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स होंगे सारे, जैसे मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड जो कैपिटल्स है यूनियन दिल्ली और पुडुचेरी टेरिटरी उसके होंगे, इतने तो होंगे। अब इनके वोट वैल्यू कैसे गिना जाता है, वैल्यू ऑफ वोट वैल्यू, तो उसको मैं लिख दे रहा हूं। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग देखिए आप नेट लेवल के पढ़ रहे हैं, तो जो वनडे के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे तो कुछ अलग होना चाहिए ना आपके पास नॉलेज डीप। उनके पास क्या होता है, जो वनडे की एग्जाम में तैयारी करते हैं उसके पास फैक्ट याद करते हैं, उनके पास फैक्ट फैक्ट बहुत कुछ याद कर लेते हैं, आर्टिकल्स किस आर्टिकल्स में क्या है। बट आप स्टूडेंट हो किसके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, यूजीसी नेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस होगा। तो देखिए वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, पहला पॉइंट हम देते हैं वैल्यू ऑफ एमएलए वोट। वैल्यूज ऑफ एमएलए वोट की अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ एमएलए वोट। तो इसका फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उस स्टेट का कितना पॉपुलेशन है, एंड टोटल इलेक्टेड एमएलए होंगे, मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। तो ये होता है वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एंड नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ एमपी वोट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे उनके वोट का कितना वैल्यू होता है, उसका फार्मूला है
वैल्यूज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए यहाँ पर एमपीज का हो गया, यहाँ पे आप एमएलए लिख दो, एमएलए लिख देते हैं ताकि बेटर रहे, डाउट ना हो कोई। ठीक, यहाँ पे वैल्यू ऑफ मेंबर का हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया एमपीज का। तो इसका होता है फार्मूला टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए अपॉन टोटल इलेक्टेड एमपीज। तो ये होता है वोट वैल्यू। तो वोट वैल्यू का ये फार्मूला ऐसे लगाया जाता है। इस फार्मूला को लगा के क्या करते हैं, हर एक मतलब कि एमपीज का वोट वैल्यू निकालते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें डिपेंड करता है ना, किस इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देख लो जैसे वैल्यू ऑफ एमएलए, एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे गया, देखिए उस स्टेट का पॉपुलेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा। ये तो रहा हमारी बात की इलेक्शन कैसे किया जाता है, इलेक्शन का मोड हो गया, इलेक्शन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं वो आपको आइडिया लग गया। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, मतलब कोई भी प्रेसिडेंट के लिए अगर कैंडिडेट है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो देखिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एंड ही शुड हैव द कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। देखिए सब क्या होता है, कभी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिया जाएगा एमसीक्यू में। अब जैसे क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बोलते विच वन इज नॉट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे बोल देगा कि 37 ईयर एज कर देगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए ऐसे इजी चीज़ है, बट क्या होता है उसको थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है। तो पहला देखिए हमारा जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन का, वो है हमारा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर एज होना चाहिए, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए क्या हो, वो क्वालिफाइड हो। He should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local other authority। देखिए अब क्या हो, कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे ना हो, मतलब इसी को बोला जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। तो उसमें कोई भी हो सकता है, चाहे यूनियन लेवल, स्टेट लेवल, लोकल, कहीं भी, मतलब कोई भी वो प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट वाले ऑफिस में, मतलब गवर्नमेंट पोस्ट पे। एंड बिसाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब देखिए तो हमारा क्वालिफिकेशन है, इसके बाद जो उनके ऑफिस के क्या कंडीशन डाला गया है, क्या क्या देखिए, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए जो भी ऑफिस होल्ड करेगा, प्रेसिडेंट को ऑफिस होल्ड करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है वो बताया गया कि पहला कंडीशन बताया गया कि वो कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए इधर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, कोई भी हाउस का क्या मेंबर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई भी ऐसे ऑफिस में नहीं होना चाहिए जो प्रॉफिट के हो, मतलब कि गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह पे। एंड हिज इमोलूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एमसीक्यू वगैरह इसके रिलेटेड आते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट का इमोलूमेंट्स, अलाउंसेस, देखिए क्या सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो भी डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्लियामेंट के द्वारा, राइट डाउन कर लीजिए। एंड हिज इमोलूमेंट्स एंड अलाउंसेस शैल नॉट बी डिसमिस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। और देखिए जब तक वो अपना पोस्ट होल्ड करेंगे, प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड करेंगे, उस ड्यूरेशन उनका कोई भी अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इमोलूमेंट्स जो भी है वो कट नहीं होगा, मतलब कि काटा नहीं जा सकता। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज डिटरमाइंड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज absence द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको याद रखना चाहिए कि जैसे जो ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट के, किसके सामने ओथ लेता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपना ओथ लेता है, मतलब कि शपथ पत्र लेता है। अब बात इसमें ट्रिक करके ऐसा पूछता है कि अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उस वो रहेगा। अब मान लीजिए वो भी नहीं प्रेजेंट है, तो उसके बाद जो रहेगा, ऐसे तो कोई ना कोई तो होगा सीनियर, तो उसके सामने होगा। अब तो रही बात हमारी इलेक्शन की और उनके क्वालिफिकेशन का, हमने देख लिया कि उनके क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है उसको देखा, बट उनके इलेक्शन का क्या मोड रहा है, कौन कौन लोग इन्वॉल्वमेंट होंगे उनके इलेक्शन में। तो अब हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या होंगे, इलेक्ट हो गए, मतलब कि चुने गए हैं। अब चुन लिए गए हैं तो अब उनको रिमूवल के प्रोसेस पड़ते हैं कि अब उनको मान लीजिए लोग, जनता मतलब नाराज है, पब्लिक नाराज है, या तो कुछ ऐसा इशूज आ गया जिसके वजह से उनको निकालना पड़े, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उस निकालने वाले प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, वो कैसे निकाले जाएंगे, सब कुछ ए टू जेड हम पढ़ेंगे रिमूवल में। ये क्या है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट।
देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होंगे अपना ऑफिस कितने साल तक होल्ड करेंगे, कि जो उनका टेन्योर क्या होगा। तो पहले तो जानिए उनका टेन्योर क्या होता है, 5 ईयर्स होता है। उनके ऑफिस का टेन्योर 5 ईयर्स होता है। राइट डाउन कर लीजिए, एमसीक्यू सारे देखिए जो डेटा है उसको आप लोग साइड में लिख लीजिए, ऐसे प्रेसिडेंट का लीजिए और उसके बाद डेटा लिखते जाइए। मोड ऑफ इलेक्शन, एलिजिबिलिटी, टेन्योर ऑफ ऑफिसेस, रिमूव कौन कर सकता है, ओथ किसके सामने लेंगे, ऐसे करिए, शॉर्ट में बनाइए बस, ज़्यादा इसमें देखिए लिखना नहीं है। आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको ऐसे ही सब क्वेश्चन आएंगे। अब बात देखिए, रिमूवल से पहले हम जानेंगे कि उनका ऑफिस का टर्म कितना है। तो टर्म हमने जाना कि 5 ईयर्स है, बट वो किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। किसी भी टाइम अपना और रिजाइन दे सकते हैं। और अपना वो रिजाइन लेटर किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। सी ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाई एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे। एंड एनी रेजिग्नेशन एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट सेल फोर्थ विथ बी कम्युनिकेटेड बाई हिम टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए वो कम्युनिकेट किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के जरिए कि लोकसभा के जो स्पीकर होंगे उनको भी कम्युनिकेट किया जाएगा। एंड ही कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए अभी हमने बात किया कि जो स्वेच्छा से मतलब रेजिग्नेशन मतलब खुद से प्रेसिडेंट अपना अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि देखिए उनका ऑफिस का टर्म है वो 5 ईयर्स है, बट इन बिटवीन वो कभी भी अपना रेजिग्नेशन कर सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेट कर देगा वो चीज मैटर स्पीकर ऑफ लोकसभा। बट इन ड्यूरेशन अगर मान लीजिए कोई ऐसा वायलेशन उनके ऊपर लगाया जाता है, कोई आरोप लगाया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट में हो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन किया, तो उसके अब उसमें तो स्वेच्छा से वो रिजाइन दे नहीं रही है, बट अब उनको हटाया जाएगा। रिमूवल इसी को बोला जाता है रिमूवल। तो जिस प्रोसेस से वो हटाए जाते हैं उसको बोला जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। रिमूवल देखिए अभी बेसिकली हम रिजाइन की, अब रिमूवल की बात करें तो जो रिमूवल का प्रोसेस है उसको बोला जाता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस से हमारे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है कभी भी। एंड द impeachment charge can be initiated by the either houses of the parliament। अब impeachment देखिए बेसिकली क्या है, नॉर्मल impeachment बोलने से तो हो नहीं जाएगा। impeachment एक बहुत लंबा प्रोसेस है और जो impeachment का प्रोसेस होता है जो पार्लियामेंट का कोई भी हाउस हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, वहां पे क्या होगा, इनिशिएट किया जाएगा। अब देखिए impeachment प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय इधर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, वहां के किसी भी हाउस में क्या impeachment प्रोसेस लगाया जाएगा। देन दिस चार्ज शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस which is framed charge and 14 days notice should be given to the president। अब देखिए इम्पीचमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, उसमें लोग साइन करते हैं, जो मेंबर होंगे, मान लीजिए कोई भी हाउस, मान लीजिए इसमें बोला है इधर हाउस हो, कोई भी हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या इनिशिएट कर लिया जाएगा, तो वहाँ के जो मेंबर्स होंगे उसमें से सब 1/4 लोगों की साइन होनी चाहिए और 14 डे प्रायर नोटिस देना चाहिए प्रेसिडेंट को। अब देखिए 1/4 से तो आपने साइन करके इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू कर दिया। अब बट इसको इम्पीचमेंट को पास होने के लिए क्या होगा, 2/3 मेंबर क्या होंगे, उस पर एग्री होने चाहिए। देखिए आफ्टर द इम्पीचमेंट बिल इज पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, इट सेंड टू द अदर हाउस विच शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज। अब देखिए मान लीजिए लोकसभा में इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट हुआ, तो लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे पहले तो जो चार्ज इनिशिएट करने के लिए 1/4 मेंबर की रिक्वायरमेंट होगी। देन उसके बाद जो चार्ज होगा वो बिल पास होगा किसके, 2/3 मेंबर के सहमति से पास होगा। देन उसको भेजा जाएगा दूसरे अदर हाउस में, मान लीजिए लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा क्या करेंगे, उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेंगे और 14 दिन का नोटिस भी उसी समय दे देंगे प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशंस इफ द अदर हाउस आल्सो सस्टेन द चार्ज एंड passes the impeachment bill by a majority of 2/3 of the total members of the houses, then the president stands removed from his office from the date on which the bill is passed। अब देखिए जो हमारा जैसे हमने एक लोकसभा में इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया था एंड 2/3 मेजॉरिटी से इम्पीचमेंट बिल को पास कर दिया था, उसके बाद उसको भेज दिया था हमने राज्यसभा में, और राज्यसभा क्या करेगी, उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर उनको लगेगा नहीं सही है, वहां पे भी मेजॉरिटी 2/3 मेंबर क्या करेंगे, बिल को पास कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, इम्पीच्ड हो जाएंगे, मतलब कि रिमूव हो जाएंगे प्रेसिडेंट। तो इस तरह हमारा रिमूवल मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस।
अब बात आती है कि मान लीजिए ये प्रोसेस जो चल रहा है सब कुछ, अब इस बीच बीच क्या होगा, प्रेसिडेंट रिमूव हो गए तो उनका ऑफिस खाली पड़ गया, तो ऑफिस खाली पड़ गया तो उस समय कौन पोस्ट, वो प्रेसिडेंट का पोस्ट कौन संभालेगा? तो उस समय उस ड्यूरेशन हमारे, अब देखिए जरूरी नहीं कि इम्पीचमेंट से ही हटाया जाए उसी समय, कोई भी हो, मान लीजिए हमारे प्रेसिडेंट बीमार हैं या तो छुट्टी पे हैं या तो कुछ भी उनको लग रहा है कि भी मैं काम नहीं कर सकूंगा या तो रिजाइन दे दिया, किसी भी केस में अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हो रहा है तो उस समय हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट करेंगे, और वो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट करेंगे तो उस ड्यूरेशन उनको जो प्रेसिडेंट के सैलरीज, इमोलमेंट, प्रिविलेजेस, राइट्स, पावर सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वाइस प्रेसिडेंट है तो उनको वाइस प्रेसिडेंट का ही चीज मिले, नहीं, उनको सब कुछ प्रेसिडेंट का बेनिफिट्स दिया जाएगा। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि कंसेप्चुअल मतलब थोड़ा ट्रिक इसमें पूछता है कि मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, मान लीजिए इनकेस वो भी नहीं रहे, वो भी बीमार है, वो भी छुट्टी पे, कुछ ऐसा हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी पोस्ट नहीं होल्ड किया, तब पोस्ट कौन होल्ड करेगा? तो उस समय हमारा करेंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। अब मान लीजिए अब केस राइज होता है कि सीजीआई भी नहीं है, तो सीजीआई, आप लोग को एक चीज याद रखिए, जो काम सीजीआई करेंगे, अगर सीजीआई नहीं है तो उसके बाद जस्ट आएगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब होगा सीनियर मोस्ट, जो उस समय रहेगा वो करेगा ही करेगा, इसमें केस नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीनियर मोस्ट भी ना हो, वो नहीं है तो अगला है, अगला कोई ना कोई तो सीनियर मोस्ट जज होगा ही होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए सब क्या है, थोड़े से अंदर डीप में है कि चीजें फंसाए, अगर चाहे फंसाने के लिए तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ आर वैकेंट एट दैट टाइम, हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? CGI, Chief Justice of India, will take the charge of president. In case CGI also not available, then who will take the responsibility of president at that time? Senior most judge of the Supreme Court will take the charge. After that, no case will arise, because every time uh, anyone senior most judge will also present in the Supreme Court. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि जो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो री एलिजिबल होते हैं, मतलब कि दोबारा मतलब इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं एक बार प्रेसिडेंट बन गए दोबारा नहीं बन सकते। तो क्या होता है, री इलेक्शन के लिए क्या है, एलिजिबल है। एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर, देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिगार्डिंग सारा जो भी मैटर है वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। ये तो रहा हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट के मतलब मोड ऑफ इलेक्शन क्या है, और टेन्योर ऑफ ऑफिसेस क्या है, एलिजिबेशन क्या है, और इलेक्टोरल कॉलेज जो उनको इलेक्ट करेगा उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, सब बातें कर लिया। अब बातें करते हैं पावर एंड फंक्शन। पावर्स एंड फंक्शन, अब कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब के पावर्स कितना है, उनका क्या क्या फंक्शंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। See, the powers enjoyed and the function performed by the President of India can be studied under the following heads. अब देखिए हम सब हेड्स बताए गए कि ये इसी हेड्स में हमारे जो पावर्स एंड फंक्शन प्रेसिडेंट का है। तो हमारा पहला होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स, प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होता है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी होता है, फाइनेंशियल पावर्स है, जुडिशियल पावर्स है, डिप्लोमेटिक पावर्स है, मिलिट्री पावर्स है, एंड इमरजेंसी पावर्स है। तो क्या है, देखिए बेसिकली हमारे 7 हेड्स में हम प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शन को समझेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो देखिए हमारा बेसिकली ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड सो ऑन, इमरजेंसी पावर्स, अगर हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसमें हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग को डरने की बात नहीं कि हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल नहीं कवर हुए। तो देखिए बेसिकली सारे हेड्स है, इसी हेड्स के बीच हम आपके आर्टिकल जो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उसको हम कवर कर लेंगे। ओके, पहले ही देख लीजिए, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आप लोग देख लीजिए। नहीं छोड़िए, लास्ट में ही बताते हैं क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी जैसे टॉपिक चला उसको चलने देते हैं, फिर लास्ट में बता देंगे। तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा पावर्स एंड फंक्शन से रिलेटेड होगा एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब हम प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स को पढ़ेंगे। सी एग्जीक्यूटिव पावर्स, द एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर एज फॉलो। देखिए अब उसको कुछ पॉइंट वाइज में बताया गया है ताकि हमें इजी हो पढ़ने में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। इसीलिए इनको बोला जाता है रियल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि एग्जीक्यूशन का जो भी प्रोसेस होगा सब प्रेसिडेंट के ही नाम पे होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर है उनका कि ही कैन मेक रूल स्पेसिफाई द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। मतलब कि वो रूल बनाएंगे और उसको मतलब रूल को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका मैनर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे।
थर्ड देखिए, ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर लोकेशन अमॉन्ग द मिनिस्ट्रीज ऑफ द said बिजनेस। देखिए जो एक रूल होता है ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट का जो भी एग्जीक्यूशन होगा, जो भी रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है वो फुलफिल किया जाता है। तो वो भी कौन डिसाइड करेगा? एग्जीक्यूटिव पावर होता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट है, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लीजर। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लीजर। देखिए ये भी पॉइंट ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर में तो आपको याद कर लीजिए, जो सारे अपॉइंटमेंट मेड बाई प्रेसिडेंट क्या क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर को हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स जितने होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस कमीशन मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड चीफ्स ऑफ आर्म फोर्सेस। इस सब के क्या है? अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट है, सारे जितने मैंने बताए। तो बेसिकली क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ही तो है प्रेसिडेंट का। देखिए तो हमारा यहाँ है, देखिए पॉइंट की प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और अदर मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अदर मिनिस्टर्स होंगे उनको भी अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम के एडवाइस पे, और वो सब अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे ड्यूरिंग हिज प्लीजर। नेक्स्ट देखिए, ही पॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइन हिज रिम्यूनरेशन। देखिए उनका रिम्यूनरेशन प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। किसका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब देखिए बहुत चीज़ें ध्यान रखने वाली है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट का इमोलमेंट से सैलरीज वगैरह किसकी? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन? प्रेसिडेंट करता है। द अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, ही अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। ये सब सारे किसको मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन सबको। नेक्स्ट देखिए, ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स। ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर्स on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the councils. Next देखिए, he can appoint a commission to investigate into the condition of ST and other backward classes। देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो कोई भी ऐसा कमीशन बना ले जो हमारे देश में जो SC हैं, ST हैं, OBC बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनके मतलब कि स्टेटस को क्या करें? स्टडीज करें, इन्वेस्टिगेट करें। He can appoint an inter-state council to promote center-state and inter-state cooperation। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर-स्टेट काउंसिल कौन अपॉइंट करता है? आपका इंटर स्टेट काउंसिल हमारे प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं फॉर द प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए, ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। अब देखिए जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं, वो डायरेक्टली अंडर किसके होंगे? प्रेसिडेंट के। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया एंड हैज अ पावर विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। अब देखिए हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है, किसी भी एरिया को क्या करेंगे? शेड्यूल एरिया क्या कर सकते हैं? घोषित कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा एग्जीक्यूटिव पावर। अब बात करते हैं हमारा लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट के। सी द प्रेसिडेंट हैज इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इन हिज कैपेसिटी ही एंजॉय द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कोई भी चीज हो उसको एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट हो रहे हैं। देखिए हमने कैग को अपॉइंट किया, ये भी क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। यूपीएससी सारे एग्जीक्यूटिव टाइप का नेचर हो गया। अब लेजिस्लेटिव नेचर मतलब कि रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेमिंग इस सब से रिलेटेड हमारा जो पावर्स है उसकी बात करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं, पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं एंड इनके पास बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर है। जैसे देखते हैं समन का पावर होता है, मतलब कि पार्लियामेंट का समन वो बुला सकते हैं। ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ही कैन आल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए हमारे जो पार्लियामेंट का समन बुला सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, एक ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं जिसका मतलब प्रिसाइड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा के प्रिसाइड होगा। तो ये सब क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है। क्योंकि अगर समन बुलाएंगे वहीं पे किसी भी चीज के लिए रूल रेगुलेशन पॉलिसीज की बातें एजेंडा की जाती है, एजेंडा उठता है वहीं पे। नेक्स्ट देखते हैं, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा गया है एमसीक्यूज को। आप लोग राउट डाउन कर लीजिए कि जो हमारे पार्लियामेंट
में समन होगा, उसका मतलब कमेंसमेंट होगा, तो उसको जो हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे उसकी क्या क्या फ्रिक्वेंसी में ओकेजन है, कब कब मतलब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन, कोई भी जनरल इलेक्शन होगा उसका कमेंसमेंट होने से पहले, मतलब पहला और एक कोई भी मतलब ईयर स्टार्ट होगा फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर्स। तो देखिए, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। कोई भी जनरल इलेक्शन होगा उसका पहला जो सेशन होगा उसमें एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट को, और ईयर का पहला सेशन जो होगा उसमें। एंड ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वेदर विथ रिस्पेक्ट टू द बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। अब कोई भी अगर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बिल पेंडिंग है तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। एंड ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग when the office of the both the speaker and deputy speaker of hall vacant। अब देखिए, जो हमारा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर से अगर वैकेंसी फील खाली है तो उसको प्रिसाइड करने के लिए, अब देखिए समन हुआ है, बैठक है, तो उसको कोई ना कोई तो प्रिसाइड करेगा, तो उसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को। ही कैन आल्सो अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉल वैकेंट। देखिए, लोकसभा में हमारे क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा में क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम अमॉन्ग्स द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। देखिए, 12 राज्यसभा में 12 कर सकते हैं, 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं उसकी स्पेशल नॉलेज पे, रेपुटेशन पे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे, जैसे यहाँ पे बता दिया गया कि लिटरेचर में होगा, साइंस एंड आर्ट में होगा, सोशल सर्विसेज में होगा। एंड नेक्स्ट देखिए, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, देखिए राज्यसभा में तो हमने प्रेसिडेंट ने कितने मेंबर को अपॉइंट किया, 12 मेंबर को कर सकते हैं और अभी कंटिन्यू है। बट जो राज्यसभा वाला था कि दो मेंबर जो कि एंग्लो इंडियन हो सकते हैं उसको लोकसभा में अपॉइंट कर सकते हैं। इसको 104 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के तहत इस राइट को हटा दिया गया है, तो अभी ये चीजें नहीं है। देखिए, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स, तो अब यहाँ हो जाएगा नहीं, एक चीज खत्म हो गया, पहले था। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कौन से एक्ट अमेंडमेंट से प्रोविजन हटा, तो इसको आप ध्यान रखिए, 104 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2019। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिसाइड ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतलब क्वेश्चन मतलब ऐसा तैयार करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में तैयार कर सकते हैं मैटर। नेक्स्ट देखिए, his prior recommendation or permission is needed to introduce certain types of bill in the parliament, for example। अब देखिए, ए बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई भी अगर बिल जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक्सपेंडिचर होगा उसके रिगार्डिंग कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट का। ए बिल फॉर द अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। अब देखिए, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज कम कर रहे हैं या तो कोई नया स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, तो इस टाइप के बिल को लाने के लिए भी प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट इट कैन। अब देखिए, अब वीटो पावर की बात, जो हमारे प्रेसिडेंट के पास, हमको पता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है, तो अब आज बात करेंगे वीटो पावर क्या होता है, कौन कौन से पावर होते हैं, और कुछ बिल जैसे हमारा पार्लियामेंट पास करता है उसके रिगार्डिंग में क्या वीटो पावर है, और कुछ बिल जैसे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है तो गवर्नर अपने पास होल्ड करता है बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, तो उस समय क्या वीटो पावर होता है, उस सारे सब कुछ वीटो पावर की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, जो हमारे लेजिस्लेटिव पावर में जैसे बिल से रिलेटेड जो पावर आते हैं, जैसे कोई भी बिल पास किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड हमारा पावर के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले देखिए, पहले वीटो पावर की हम बात करते हैं। वीटो पावर अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो पहले हम समझते हैं वीटो माने क्या होता है। तो क्योंकि देखिए, हमेशा वीटो पूछा जाता है तो वीटो पावर ही बोला जाता है, तो बेसिकली वीटो एक प्रकार से पावर ही है, तो उसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ वीटो क्या होता है। वीटो मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिजेक्ट अ डिसीजन और प्रपोजल मेड बाय लॉ मेकिंग।
अब देखिए, अब यहाँ पे बात किया जा रहा है, पहले वीटो आप लोग को अच्छा पता चल गया होगा कि वीटो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब कि एक लीगल राइट है जिसके थ्रू हमारा कोई भी, मतलब जिसके पास ये पावर होगा वो क्या कर सकता है, किसी भी प्रपोजल को, किसी भी डिसीजन को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। अब बात आती है ओनली रिजेक्ट ही करेगा, नहीं, अब इस मामले में बहुत सारे होता है, क्या तो स्टॉप कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, मतलब कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। तो ये सब बेसिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब बात आती है कि अब प्रेसिडेंट का वीटो पावर की हम बात करें, तो प्रेसिडेंट के वीटो पावर में आपका बेसिकली, अब वीटो पावर का हम प्रोसेस बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल हो गया, वो बिल मान लीजिए मेजॉरिटी के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू पास हो गया, तो पहला स्टेप क्या है, देखिए, बिल पासेस बाई पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट के पास हो गया तो किसके पास जाएगा, बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट के लिए, क्योंकि कोई भी बिल बनेगा जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देंगे तब जाके वो एक्ट होगा। देखिए, बिल होता है, कोई भी प्रपोजल हुआ, उसको पार्लियामेंट पास करेगा, फिर उस पर प्रेसिडेंट अपना क्या करते हैं, एसेंट, मतलब सहमति देते हैं, प्रेसिडेंट एसेंट, देन बिल क्या बनेगा, फाइनली एक्ट बनेगा, एक्ट। तब तब जाके एक्ट बनेगा, तो कोई भी एक्ट क्या होता है, तब जाके हमारा एग्जीक्यूशन होगा उस एक्ट का, मतलब फॉलो किया जाएगा। जब तक वो बिल रहेगा तो एक प्रकार से प्रपोजल है। तो अब आइए बात करते हैं, बिल हमारा पास हो गया पार्लियामेंट के द्वारा, अब किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया, किसके लिए, एसेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, देखिए, अब उस बिल बिल को बेसिकली अपना एसेंट दे सकता है। तो देखिए, उस बिल को एसेंट दे के एक्ट में ला सकते हैं, या तो देखिए एसेंट दे सकते हैं, या तो उस बिल को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि टोटली खत्म कर सकते हैं, परमानेंट, उस मतलब वो हटाओ, खत्म हो गया, नहीं देंगे एसेंट। या तो उसको बिल को रिटर्न कर सकते हैं वापस, या तो उसको बिल को अपने पास रख सकते हैं, मतलब कि कीपिंग बिल पेंडिंग। ठीक, इतना यही इतनी पॉसिबल कंडीशन है, अगर कोई भी बिल आया एसेंट के लिए तो इतना कर सकते हैं। अब बात आती है कि वीटो पावर अब क्या क्या है। देखिए, ये तो हमने प्रोविजंस बात कर लिया कि क्या क्या कंडीशन सिचुएशन राइजेस हो सकते हैं जब कोई भी बिल आता है उनके पास, बट क्या सभी कुछ ये कर सकते हैं, अब उसमें क्या करेंगे, वो किस पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बात आती है कि टाइप्स ऑफ वीटो। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वीटो। टाइप्स ऑफ वीटो की हम बात करें तो हमारी वीटो होती है मेनली थ्री, देर आर थ्री मेन वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम प्रेसिडेंट की बात करें कि प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर है बेसिकली मेनली थ्री टाइप का होता है। पहला हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, देखिए इसे नाम ही इसका सजेस्ट करा कि वो एब्सोल्यूट है, मतलब संपूर्ण है। दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो, एंड थर्ड हमारा होता है पॉकेट वीटो। अब बेसिकली इनके स्पेसिफिक वीटोज में क्या प्रोविजंस हो गए, देखिए एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, रिजेक्ट बिल कंप्लीटली, जो हमारा ए वाला आता है रिजेक्ट, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट। तो हमारा होगा रिजेक्ट बिल कंप्लीटली। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव में तो रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब बिल को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे कि उसको थोड़ा सा फिर से रिकंसीडर कीजिए, रिटर्न बिल फॉर रिकंसीडर। एंड थर्ड हमारा है पॉकेट बिल। पॉकेट बिल वीटो को मतलब कि पॉकेट अपने जेब में डालिए, मतलब कि विथहोल्ड कर दिए, कोई डिसीजन नहीं ले रहे, नो एक्शन, नो एक्शन टेकिंग। ये तो रहा हमारा प्रेसिडेंट का वीटो पावर। और ये तो रही है, अब इसमें एक स्पेशल बात आप लोग लिखिए, मतलब थोड़ा सा अपवाद जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो अपवाद में होता है मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से रिलेटेड। तो देखिए, जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
अमेंडमेंट बिल है, इसमें प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट। एक हमारा आर्टिकल 368 बताता है, आर्टिकल 368 में मेंशन है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसमें प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा, तो इसको बोले जाते हैं नो वीटो अलाउड। नो वीटो अलाउड इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रहना चाहिए, आप लोग ऐसा ना करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा उसमें आप वीटो पावर मार दे रहे हो, तो नहीं, ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर वीटो है, वीटो बिल है तो उसमें नो वीटो पावर होता है। अब देखिए, ये तो रहा बेसिकली जनरल कोई बिल पास हो रहे हैं उसके लिए। अब बात आते हैं कुछ स्पेशल केसेस। देखिए, कुछ भी पढ़ना है तो उसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो अब स्पेशल केसेस की बातें करते हैं। स्पेशल केस में हमारा पहला आता है मनी बिल। मनी बिल मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, उसको मनी बिल बोला जाता है। तो अगर कोई मनी बिल पास हो रहा है तो उसमें हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा, देखिए, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब कि कैन नॉट, कांट रिटर्न, मैं लिख दे रहा हूं ओनली शॉर्ट में, कांट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन मतलब उसको रिटर्न नहीं कर सकते। कैन ओनली असेंट, कैन ओनली असेंट, एसेंट देना ही पड़ेगा। या तो उसको रोक सकते हैं या तो एसेंट देंगे, उसको रिटर्न नहीं कर सकते। बट नॉर्मली देखा गया कि उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। तो ये तो रहा हमारा स्पेशल केस की बात होगा। ये तो रहा मोटी मोटा मैंने वीटो पावर के बारे में बता दिया। अब देखते हैं, थोड़ा बुक से थोड़ा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब देखिए, मैंने बताया था कि गिव द असेंट टू द बिल और विथहोल्ड द इनिशिएशन टू द बिल, रिटर्न टू बिल इफ द इट इज नॉट मनी बिल। क्योंकि मनी बिल में क्या कर सकते हैं, रिटर्न नहीं करेंगे, या तो उसको विथहोल्ड कर सकते हैं या तो एसेंट देंगे, मैंने बता दिया है। अब देखिए, अब वही सेम बिल, वही, अब सेम बिल को क्या किया जा रहा है, फिर से मान लीजिए अगेन उन पार्लियामेंट में जा रहा है, वहां से फिर अगेन प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, उस समय की बात अब की जाएगी। देखिए, हाउ एवर इफ द बिल इज पास्ड, हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विथ और विदाउट अमेंडमेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। अब उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न कर दिया पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए, तो पार्लियामेंट क्या करेगा, उसको रिकंसीडर करेगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट अगर चेंजेस लाएगा तो चेंजेस करेगा, अदरवाइज फिर से उसको ऐसे भेज देगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। तो उस समय प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा। Then at that time, the president has the power of the veto with respect to the bill passed by the parliament. A veto is of the following four types, which I have told already. That is absolute veto, that one देखिए, क्वालिफाइड veto की बात नहीं होती, बट ये भी टाइप होता है, क्वालिफाइड veto, सस्पेंसिव veto, पॉकेट veto। देखिए, यहाँ पे चार veto की बात हो रही है, बेसिकली veto की बात हो रही है, जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है उसकी नहीं। देखिए, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, दैट इज विथहोल्डिंग ऑफ असेंट टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। क्वालिफाइड वीटो मतलब विच कैन बी ओवरराइडन बाय द लेजिस्लेचर विथ हायर मेजॉरिटी, मतलब ओवरराइड कर जाएगा स्पेशल हायर मेजॉरिटी के साथ। एंड सस्पेंसिव वीटो विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विथ एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। एंड पॉकेट वीटो दैट इज टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, बट द वीटो पावर इंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। इतना हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है, उनके पास होता है एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। देखिए, जो हमारा क्वालिफाइड वीटो होता है कि जैसे कि प्रेसिडेंट हमारा क्या करेगा, बिल को रिजेक्ट कर देगा, बट इस चीज को ओवरराइड किया जा सकता है बाई मेजोरिटी के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, हायर मेजोरिटी के द्वारा। तो ये बेसिकली यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनके पास, अपने इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं, अपने इंडियन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव है, पॉकेट वीटो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, इनमें से कौन सा वीटो पावर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। तो यू हैव टू रिमेंबर इट। And it should be noted here that the president has no veto power in respect of constitutional amendment by the 24th amendment of 1971 made it obligatory for president to give his assent to constitutional amendment bill। देखिए, जो हमारा 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1971 में, इसके थ्रू हमारा जो बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो भी बिल आएगा, वो क्या होगा, मैंडेटरी टाइप का होगा, प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ेगा उस बिल पे।
नाउ सी, ये तो रहा पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई बिल पास होता है तब। अब जब कोई स्टेट लेजिस्लेचर बिल बनाता है, उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है, गवर्नर उसको अपने पास होल्ड करता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। उस समय क्या होता है, तो उसमें हमारा प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, गिव हिज एसेंट टू द बिल, विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, और डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट legislature. It should be noted here that it is not obligatory for the president to give assent even if the bill is assigned passed by the state legislature and sent again to the him pass for his consideration. Thus the president enjoy absolute veto over the state bill. देखिए स्टेट बिल पे हमारा एब्सोल्यूट वीटो एंजॉय करेगा हमारा प्रेसिडेंट। देखिए अब यहाँ पे आपको बात एक चीज याद रखने की कि अगर देखिए हमारे पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता था, उसको हमारा प्रेसिडेंट क्या करता था, उसको रिटर्न कर देता था। फिर वो दोबारा पास करके अमेंड या विदाउट अमेंड के द्वारा आता था, तो उसको एसेंट देना ही पड़ता था प्रेसिडेंट को। बट अगर यही सेम केस स्टेट लेजिस्लेचर करके करता है, मतलब कि बिल देता है, बिल को क्या करता है प्रेसिडेंट, रिटर्न करवाता है गवर्नर के थ्रू रिकंसिडरेशन के द्वारा, फिर से स्टेट लेजिस्लेचर उसको वापस अगेन भेजता है एसेंट के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपना एसेंट ही दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि एब्सोल्यूट वीटो पावर है स्टेट बिल के लिए। एब्सोल्यूट मतलब कि एकदम परमानेंटली उसको डिक्लाइन कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, और ये देखिए जो वीटो पावर बताया गया है वो आर्टिकल 211 में है, तो सॉरी आर्टिकल 111 में मेंशन है वीटो पावर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशंस। अब देखिए जो भी ऑर्डिनेंस है उसको क्या कर सकता है, वो प्रोमुलगेट कर सकता है। and these ordinance must be approved by the parliament within 6 weeks from its reasonably. He can also withdraw an ordinance anytime, मतलब ordinance को promulgate कर सकता है तो withdraw भी कर सकता है। नेक्स्ट, ही लेज द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, अदर बिफोर द पार्लियामेंट। मतलब जितने भी हमारे कैग का रिपोर्ट होगा, यूपीएससी का रिपोर्ट होगा, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट होगा, जितने भी पार्लियामेंट के सामने किए जाते हैं, वो हमारा प्रेसिडेंट के सामने भी किया जाएगा उनका रिपोर्ट। He can make regulation for the peace, progress and good government of the Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu. In the case of Pondicherry also, the president can legislate by making regulation, but only when the assembly is suspended or dissolved. अब बात करते हैं हमारा फाइनेंशियल पावर का। देखिए हमने एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ा, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल पावर, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं उसके रिलेटेड में उसको पढ़ते हैं। सी, द फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर एज फॉलो। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। देखिए कोई मनी बिल है तो अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पार्लियामेंट में तो प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है प्रेसिडेंट का। ही कॉजेस टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेट, दैट इज यूनियन बजट। और इन्हीं के कॉजेस मतलब कि द्वारा क्या किया जाता है, मतलब देखिए यहाँ पे पॉइंट ऐसा लिखा है, ही कॉजेस टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, दैट इज यूनियन बजट, जो कि हमारा आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो बेसिकली पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया जाता है किनके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे, बट प्रैक्टिकली बनाया किसके जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका मतलब कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ऑफिशियली क्या करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं कि अपना मतलब कि बजट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करो, इसका यही मतलब होता है। नेक्स्ट देखिए, नो डिमांड्स फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। अब कोई भी मतलब कि डिमांड हो उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा उनके बिना रिकमेंडेशन के। नेक्स्ट है, ही कैन मेक अ एडवांस कट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफॉर्चुनेट एक्सपेंडिचर्स। अब देखिए कोई भी मतलब कि ऐसा सिचुएशन आ रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज आ रहा है, अनफोर्सिन सिचुएशन आ रहा है, उसके एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, मतलब कि एडवांस दे सकते हैं पैसे, वो भी किससे, कंटीजेंसी फंड से। देखिए कंटीजेंसी फंड इसीलिए बनाया ही जाता है। ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब देखिए फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर में प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाया जाता है, किसके लिए, जो हमारे टैक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सेंटर और स्टेट के बीच। तो ये रहा हमारा फाइनेंशियल पावर। अब हम बात करेंगे जुडिशियरी पावर की, जुडिशियरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो द जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर एज। अब देखिए, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए जो हमारे सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सबको क्या करके अपॉइंट करता है कौन, हमारा प्रेसिडेंट।
and he can seek advice from the Supreme Court or any question of law or fact. However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President. अब देखिए क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट एडवाइज किए जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट से, मतलब प्रेसिडेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कर सकता है, एडवाइस ले सकता है. ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस. मतलब कोई भी एनी ऑफेंस, मतलब कैसा भी दोष हो, उससे अगर कोई भी इंडिविजुअल मतलब सिटीजन क्या हो, पनिशमेंट मिला हो उसको, कैसा भी, उसको क्या कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट, सस्पेंड कर सकता है, रिमिट और कम्यूट कर सकता है. तो उसके पास क्या क्या पावर है, पार्डन का पावर है, रिप्रीव का पावर है, रिस्पाइट का पावर है, रिमिशन का पावर है, एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हो. तो देखिए, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट आर सेंटेंसेस बाय कोर्ट मार्शल, कोई भी केस हो या तो कोर्ट ऑफ मार्शल वगैरह हो, उसमें भी क्या होता है, उसको पार्डन कर सकते हैं. इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट आर सेंटेंसेस फॉर एन ऑफिस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर्स टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड. इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस ऑफ डेथ, वहां पे भी क्या कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं, मतलब पार्डन कर सकते हैं. तो अब देखिए इन तीनों का मतलब क्या होता है, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन. ये बेसिकली मैचिंग में पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इधर पार्डन ऐसे लिख देगा, इधर उसके थोड़ा सा कीवर्ड लिख जाएगा, इसमें क्या प्रोविजन है उससे रिलेटेड. अब देखिए पार्डन का क्या मतलब था, सेट फ्री अ पर्सन फ्रॉम ऑल पनिशमेंट इम्पोज ऑन हिम बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर सम ऑफेंसेस. देखिए यहाँ पे पार्डन का मतलब था सेट फ्री अ पर्सन फ्रॉम ऑल पनिशमेंट इम्पोज ऑन हिम बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर सम ऑफेंसेस. सम ऑफेंसेस यहाँ पे बोला गया, इससे कंफ्यूज मत होइएगा. मतलब इसका मतलब है कि पार्डनिंग तो ऐसा कर सकते हैं, बट उनके ऊपर, ऐसा नहीं है कि वो करेंगे ही करेंगे, तो उनके ऊपर है. बट इसमें लिमिटेशन दिया गया है, कुछ लिमिटेशन भी है कि ऐसा नहीं है कि मनमानी अपना करे. उनको क्या होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेंगे और जुडिशियल रिव्यू वगैरह सब कुछ होगा. ऐसा नहीं है कि कर दे रहे हैं, बट क्या होता है कि उनके पास पार्डनिंग पावर है, क्षमा कर सकते हैं. डेथ सेंटेंस भी है, उसको भी क्या करते हैं, क्षमा कर सकते हैं प्रेसिडेंट. तो ये रहा पार्डन. एंड रिप्रीव का मतलब होता है इंप्लाइज ए स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ टेम्पोररी पीरियड. रिप्रीव का मतलब होता है कि मतलब स्टे लेना, एग्जीक्यूशन करना, मतलब कि उसको डिले करना. इंप्लाइज ए स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस फॉर अ टेम्पोररी पीरियड, के लिए रोक देना. एंड रिस्पाइट का मतलब होता है रिस्पाइट. रिस्पाइट मीन्स होता है डिनोट अवॉर्डिंग अ लेजर सेंटेंस इंस्टीड ऑफ पेनाल्टी प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम. देखिए डिस्पाइट अ लेजर सेंटेंस मतलब कम कर देना, मतलब कि 10 साल का सजा मिला है तो उसको 5 साल कर सकते हैं. मतलब कि देखिए रिस्पाइट में क्या होगा कि सेंटेंस मतलब कि पनिशमेंट वही रहेगा, बट उसका ड्यूरेशन कम कर दिया जाएगा, उसको मतलब थोड़ा कम कर दिया जाएगा, लेजर कर दिया जाएगा, बट उसका नेचर नहीं चेंज होगा. एंड रिमिशन का मतलब देखिए इंप्लाइज रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर. सॉरी देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से देखिए. जो हमारा पार्डन है तो उसमें सेट फ्री पर्सन फ्रॉम ऑल पनिशमेंट हो जाएगा. एंड रिप्रीव में क्या होता है, रिप्रीव में स्टे होता है, मतलब डिले किया जाता है, उसमें टेम्पोररी पीरियड पे उसमें डिले हो जाता है. और रिस्पाइट में क्या होता है कि डिनोटिंग लेजर सेंटेंस इंस्टीड ऑफ पेनाल्टी प्रिस्क्राइब बाई लॉ, मतलब लॉ के द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसके अलावा कोई मतलब लेजर पनिशमेंट दे दिया जाएगा. बट इसमें कंडीशन है कि मतलब कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, जैसे कोई लेडीज है, ओल्ड एज है, प्रेग्नेंट लेडीज है, तो इस टाइप का केस आएगा. स्पेशल केस में क्या जो है लेजर सेंटेंस मिलेगा. वहीं रिमिशन का मतलब होता है रिडक्शन, इंप्लाई रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर. इसमें किया जाता है, जो मैंने बताया कि 10 साल ईयर सजा उसको 5 साल कर दे, तो इसमें मतलब कि अमाउंट नेचर नहीं चेंज होगा, बट उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा. लास्ट आता है कम्यूटेशन. कम्यूटेशन मतलब डिनोट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम अनदर फॉर्म विच इज लाइटर. इसमें मतलब कि डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सेंटेंस है उसको इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाएगा, मतलब इसमें लाइटर भी होगा और चेंज हो जाएगा उसका करेक्टर भी. तो इस चीज को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम में. नेक्स्ट पावर है हमारा डिप्लोमेटिक पावर की. अगर हम बात करें तो द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर निगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. देखिए जो हमारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, निगोशिएशंस वगैरह होते हैं, सब कुछ प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किया जाता है. हाउएवर दे आर द सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. और अब उनके मतलब वो भी क्या होंगे, पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए, मतलब वो मतलब अपना असेंट दे रहे हैं, उनके सहमति से हो रहा है, बट उनको भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना चाहिए. ही रिप्रेजेंट इंडिया in international forms and affairs and send and receive diplomat like ambassadors, high commissioner and so on. अब देखो जो हमारे एम्बेसडर वगैरह भेजे जाते हैं और हमारे अपने इंडिया में एम्बेसडर वगैरह आते हैं, सब उन्हीं के बिहाफ पे आते हैं, उन्हीं के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं. नेक्स्ट हमारा है मिलिट्री पावर की. अगर हम बात करते हैं, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया. इन दैट कैपेसिटी ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. ही कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. देखिए सबसे बड़ी बात, जो हमारे सुप्रीम कमांडर होता है,
सुप्रीम कमांडर हमारा प्रेसिडेंट होता है, देन हमारा एमओडी आता है, उसके बाद हमारे आते हैं सारे तीनों हमारे विंग्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और देखिए कोई भी वार हो या पीस हो, हमारा कौन करेगा? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि वार हुआ है, बट इसके लिए भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए ना। इमरजेंसी पावर की बात करें तो हमारे प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर भी है, जैसे इन इंडिया टू द नॉर्मल पावर्स मेंशन्ड अबव द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑन द प्रेसिडेंट टू डील विद द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। अब पहले देखिए, पहले इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं उसको देखिए। एक तो हमारा नेशनल इमरजेंसी होता है, एक तो स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे हाई चांस है, मतलब इससे ज़्यादा चांस है कि आपका एमसीक्यू आ सके एग्जाम में। इमरजेंसी से पक्का क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल तो आप लोग को 100% आना है। तो नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल डील करेगा होगा हमारा 352 प्रेसिडेंट रूल, जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, वो आर्टिकल 356 एंड 365। तो आर्टिकल 356 वैसे होता है हमारा प्रेसिडेंट रूल। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360। तो आप लोग याद कीजिए 352 नेशनल इमरजेंसी एंड 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब एक एक इमरजेंसी को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से ज़्यादा फैक्ट्स आते हैं। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी तो देखिए द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन द इंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब या तो पूरे कंट्री में या तो किसी पार्ट में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी हमारा प्रेसिडेंट लगा सकता है। तो जैसे कि किस किस ग्राउंड पे लगाएगा, कोई वार हो जाए या तो एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो जाए, मतलब एक्सटर्नल अटैक हो जाए, तो आर्म रिबेलियन मतलब इंटरनल एग्रीगेशन हो जाए। तो इससे ऐसे 3 केसेस है जिसमें हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा, नेशनल इमरजेंसी पूरे कंट्री पे उसके किसी पार्ट पे लगा सकता है। अब यहाँ पे बात आया आर्म रिबेलियन की। तो आर्म रिबेलियन देखिए जो टर्म हमारा है, जो टर्म आर्म्ड रिबेलियन वाज इंसर्टेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिप्लेसिंग द ओरिजिनल टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए मैंने बताया इनको इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्या किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, उससे उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन से। तो एक पॉइंट ये आपको याद रखने वाली चीज है एमसीक्यू। सी द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम दिस इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। अब देखिए कैबिनेट से क्या होगा, क्या हुआ, रिकमेंडेशन मिलेगा कि कैबिनेट जो मीटिंग होगी वहां पे बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा इमरजेंसी है, हमें वार घोषित कराना पड़ेगा, तो रिकमेंड करेंगे। तो तब जाके हमारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज अपने से नहीं कर देंगे। दिस आर्टिकल 352 क्लॉज 3 डिफाइंस द टर्म कैबिनेट। अब देखिए जो अब यहाँ बात आएगी कैबिनेट, देखिए आगे इसको हम कैबिनेट को अच्छे से बताएंगे क्या होता है बेसिकली। तो कैबिनेट देखिए जो टर्म कैबिनेट डिफाइन किया गया वो आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में डिफाइन किया गया कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट एज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट रैंक। देखिए हमारा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जो कि आर्टिकल आपको बताया था 74 में, जो कि एड एंड एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट के लिए बनवाया जाता है, जिसका हेड कौन होगा, पीएम होंगे, और कुछ उसमें कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर 1, मिनिस्टर 2, मिनिस्टर 3, ओनली कैबिनेट रैंक के होंगे। देखिए अभी हम जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपके मिनिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कंसिस्ट करता है 3 टाइप के मिनिस्टर को, एक तो क्या कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होता है डिप्टी मिनिस्टर। तो अभी सब एक एक करके अच्छे से बताएंगे, उसमें डाउट मत रखिए। बट अभी के लिए देखिए कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी का जो रिकमेंडेशन देगा वो कैबिनेट देगा, और कैबिनेट टर्म डिफाइन किसमें किया गया है, आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है, उसमें क्लॉज 3 में बताया गया कि जो कैबिनेट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जिसको हेड किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर होगा, और कुछ कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे। इनकी बैठक होगी, बैठक में वो डिसीजन लिया जाएगा, फिर नेशनल इमरजेंसी को रिकमेंड करेंगे। फाइनल अप्रूवल कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बोथ द हाउसेज विदिन 1 मंथ। अब देखिए जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होगा अप्रूव्ड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा विदिन 1 मंथ, और दोनों हाउसेस के द्वारा। इफ अप्रूव्ड द इमरजेंसी शैल बी कंटिन्यूड फॉर 6 मंथ। एक बार देखिए 1 महीने में उन्होंने अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट भी क्या करेगा, अप्रूव कर देगा, तो 6 महीने चलेगा। द इमरजेंसी शैल बी कंटिन्यूड फॉर 6 मंथ, राइट डाउन कर लीजिए। एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है तो 6 महीने चलता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ इंडिफिनिट पीरियड विथ एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 ईयर। अब क्या होता है, इंडिफिनिट टाइम तक 6 महीने 6 महीने 6 महीने से करके इंडिफिनिट चल सकता है, बट पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर होगा हर 6 महीने के बाद। ए नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स एज सुपर। अब देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा है कि प्रोक्लेम किया गया था नेशनल इमरजेंसी 3 बार, कब कब, 1962 में, 1971 में, 1975 में। टाइम आप लोग याद कर लीजिएगा कि 3 बार प्रोक्लेम्ड किया गया था नेशनल इमरजेंसी।
द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए कोई स्टेट में, मान लीजिए पूरे कंट्री में या किसी पार्ट में हमारा नेशनल इमरजेंसी लग गया, उस समय हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आ जाते हैं। उसको यहाँ पे हम बताते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा पावर्स आते हैं प्रेसिडेंट के पास। ही कैन गिव डायरेक्शन टू एनी स्टेट विद रिगार्ड टू द मैनर इन विच इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज। अब देखिए जब नेशनल इमरजेंसी रहेगा तो हमारा जो प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्टेट को गाइड करेगा, स्टेट मतलब किसी भी स्टेट को गाइड करेगा कि आप इस प्रकार से ऐसे एग्जीक्यूट करो आप, मतलब कि डायरेक्शन देगा एग्जीक्यूटिव मैटर में। ही कैन मॉडिफाई द पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। अब देखिए जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट और सेंटर के बीच, इसको भी क्या करेगा हमारा प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है इसके पैटर्न में, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में। एंड ही कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 देखिए, अगर नेशनल इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 लगता है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट है, वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाते हैं। बट जो आर्टिकल 21 है हमारा, आर्टिकल 21 है जो कि है पर्सनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द राइट टू प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफिसर्स, आर्टिकल 20, ये दो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 का जो है प्रोविजन, उसको छोड़ बाकी वाला सस्पेंड हो जाता है। मतलब कि आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, अगर नेशनल इमरजेंसी लगाए तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को छोड़ के और सब आर्टिकल को क्या प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है। दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड नॉट इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। देखिए इंटरनल इमरजेंसी है तब नहीं, एक्सटर्नल हो, वार हो, उसी समय। दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन। अगर आर्म रिबेलियन, इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस भी बोला जाता है और उसको इंटरनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। इस केस में नहीं, अगर एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो, वार हो, इस समय की बात की जा रही है। इट शुड आल्सो बी मेंशन्ड हियर दैट द पार्लियामेंट एक्वायर्स 2 पावर्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स आएंगे नेशनल इमरजेंसी के पास। हमने प्रेसिडेंट का तो देख लिया, उन्होंने आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ बाकी सारे आर्टिकल को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है इन केस ऑफ आर्म रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रीगेशन, वार, और आर्म रिबेलियन के टाइम में नहीं। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर एक्वायर हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। इट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अब देखिए कोई भी स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर हमारा पार्लियामेंट क्या है, लॉ बना सकता है। सच लॉ बिकम इनइफेक्टिव 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी खत्म। इमरजेंसी खत्म होने के बाद क्या हो, लॉ इनएक्टिव हो जाएंगे जो स्टेट लिस्ट वाले में लॉ बने होंगे। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड द नॉर्मल टेन्योर 5 years ऑफ द लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर assembly by 1 year at the time for any length of time. Such extensions cannot continue beyond the 6 months after the emergency. ये तो रहा हमारा नेशनल इमरजेंसी, हमने पढ़ा आर्टिकल जो कि हमारा डील करता है 352। अब पढ़ते हैं हमारा प्रेसिडेंट रूल, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट रूल 356 365 पब्लिक। तो देखिए, इट इज आल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। इसको देखिए, पहले तो स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। जो आर्टिकल डील करेगा होगा 356, और एक कब कब लगाया जाता है, किस ग्राउंड पे लगाया जाता है, उसको यहाँ पे बताया गया है। देखिए, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, आर्टिकल 356 में डिफाइन है कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर स्टेट में फेल हो जा रहा है तब हमारा स्टेट क्या प्रेसिडेंट क्या करेगा, टेक ओवर कर लेगा। सेकेंड है फेलियर टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। अब कोई भी डायरेक्शन मान लिया यूनियन डायरेक्शन दे रहा है, ऐसे ऐसे करो, अगर उसको क्या कर रहे हैं उसमें हम फेलियर आ जा रहा है तो वो आर्टिकल डील करेगा 365 में। The president's rule can be imposed when the president is satisfied on the basis of either a report of the state governor or otherwise। अब देखिए कब कब ये लगाया जाता है, जब या तो हमारे गवर्नर साहब कोई रिपोर्ट दे या तो अदरवाइज कहीं से उसको रिपोर्ट मिले और हमारा प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसा ऐसा दिक्कतें आ रही हैं, तब हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपना स्टेट इमरजेंसी लगा देगा। The above proclamation in state should be approved by the parliament both the houses with the 2 month। अब देखिए, हमारा नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट 1 मंथ में अप्रूव करेगा, बट स्टेट इमरजेंसी के टाइम में 2 मंथ लगाएगा। अगर 2 मंथ में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने अप्रूव कर दिया तो रिकमेंड कर दिया तो हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा, मान जाएगा। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विथ द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। देखिए, नेशनल इमरजेंसी क्या था, इंडेफिनिट टाइम के लिए था, बट हर 6 मंथ के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायरमेंट था। बट स्टेट इमरजेंसी क्या होगा, मैक्सिमम 3 साल,
हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड 3 years. The approval of parliament every 6 months required. However, beyond 1 year, it can be extended by 6 months at a time only when the following 2 conditions are fulfilled. देखिए पहले तो 1 साल तक आप लगा सकते हो, 6 महीने करके 1 साल, बट उसके बाद अगर आपको लगाना हो तो हर 6 महीने में क्या होगा, कुछ चीजें नोटिस की जाएगी तब जाके लगेगा। वो क्या चीज नोटिस की जाएगी, यहाँ पे देखिए, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द इंटायर कंट्री और इन द ऑल आर एनी पार्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब देखिए वो क्या है कि किसी है कि द इलेक्शन कमीशन मस्ट certify that general election to the concerned state legislative assembly cannot be held on account of the difficulties। और देखिए अगर कोई हमारा इलेक्शन कमीशन बोला है कि कुछ ऐसा डिफिकल्टीज है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होगा, इलेक्शन कराने में कुछ डिफिकल्टीज आएगी, तो भी हमें लगाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट। अब बता रहा है कि जब प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाया जाएगा तो हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाते हैं जो कि वो क्या इम्पोज कर सकते हैं स्टेट पे। क्या क्या आ जाएगा देखिए, ही कैन असाइन टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल और एनी ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नेंस और एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। बोलते हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट का जैसे फंक्शन होते हैं ना, वो उसमें से सारा या कुछ अपने आप में साइन कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, या तो जो गवर्नर के पास पावर्स होते हैं उस पावर को सब फुल्ली या कुछ जो इसका मन करेगा वो प्रेसिडेंट अपने अंदर ले लेगा। एंड ही कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइजेबल बाई आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर्स होंगे वो अंडर पार्लियामेंट के एक्सरसाइज होंगे। Next, he can authorize when the Lok Sabha is not in session expenditure from consolidated fund of the state pending the sanctions of such expenditure by the parliament। अब बताता है जो कि स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे कुछ एक्सपेंडिचर लेना हो, उससे कंसर्न किसका होगा, पार्लियामेंट का कंसर्न होगा। he can promulgate ordinance for the administration of the state when parliament is not a session। तो ये सब क्या है, पावर आ जाएंगे जब हमारा प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा स्टेट में। Therefore, when the president's rule is imposed in a state, the president dismisses the state council of ministers headed by the chief minister। एंड देखिए जब बताया जाए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड हमारा सीएम होगा, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देता है प्रेसिडेंट। इन द स्टेट गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट carries on the state's administration with the help of chief secretary of the state or advisor appointed by the president। At that time, governor will take the charge of entire state with the advice of secretary, with the advice of chief secretary of the state or any other advisor appointed by the president। This is the reason why a proclamation under Article 356 is popularly known as the imposition of president rules in the state। देखिए अब इसीलिए बोला जाता है, इसे किस लिए बोला जाता है कि इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इसीलिए कि सब कुछ प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट इम्पोज करेगा। सीएम को देखिए अपना क्या है, अथॉरिटी हटा दिया, पावर एंड फंक्शंस हटा के गवर्नर को अपॉइंट कर दिया और अपना एडवाइजर करेगा ताकि वो लोग मिलकर अपना डिसीजन ले स्टेट को चलाने के लिए। फर्दर द प्रेसिडेंट इधर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स एंड द स्टेट बजट। अब उसके बाद जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव होता है वो क्या हो, अपना पावर एंड फंक्शन नहीं फंक्शन करेगा, उस केस में हमारा पार्लियामेंट सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा बिल से रिगार्डिंग। And it should be also mentioned here that the constitutional status, position, powers and functions of the concerned state high court are not affected by such a proclamation। और ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी प्रोक्लेमेशन अगर स्टेट में हो रहा है उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, पोजीशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय सच प्रोक्लेमेशन। देखिए जो हमारे स्टेट हाई कोर्ट होते हैं वो अपने पावर एंड फंक्शन सब कुछ अफेक्ट नहीं होगा इस टाइम पे भी। Court are not affected by such a proclamation। In other words, the president cannot interfere with the jurisdiction of concerned state high court। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेन्ड। सच प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद 2 months। अब देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट क्या है रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब सीन कर रहे हैं, आप फील करेंगे कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है पूरे कंट्री में, आप पार्ट ऑफ स्टेट में, तो वो क्या होगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिकमेंडेशन होगा, पार्लियामेंट्री अप्रूव करेगा 2 month में ये बात इस चीज को। उसके बाद हमारा क्या करेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनली लगाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा।
द प्रेसिडेंट कैन एक्वाइज द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉज व्हेन फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड। अब कुछ देखिए, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है, इम्पोज लगाया होता है, तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाते हैं। उसकी बेसिकली हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पावर एंड फंक्शन की बातें कर रहे हैं। सो देखिए फर्स्ट, देखिए ही कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट टू ऑब्जर्व द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ही कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग अंडर द स्टेट। अब देखिए, जो भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है उसको देखेगा, मतलब स्टेट उसको गाइड करेगा हमारा प्रेसिडेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनमें से सबका या रिक्वायर्ड जिनका होगा डायरेक्ट, मतलब कि ऑर्डर मिलेगा प्रेसिडेंट से, उनका सैलरी कर्टेल किया जाएगा, कम किया जाएगा, सैलरी अलाउंस वगैरह। ही कैन रिक्वायर दैट ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेशन बी रिजर्व फॉर हिज कंसिडरेशन। और जो भी फाइनेंशियल बिल्स होंगे या मनी बिल वगैरह होंगे वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होंगे। And he can issue direction for the reduction of salaries and allowance of or any class persons serving the connection with the affair of the union, including the judges of the Supreme Court and High Court। देखिए सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेसिकली कह सकते हो जो यूनियन गवर्नमेंट में भी है, उनके भी सैलरीज वगैरह काट सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर सो फार। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कहीं देखा नहीं गया है। नाउ टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का, कि प्रेसिडेंट में जो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दिया गया है। क्योंकि हमारा देखिए प्रेसिडेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। Consequently, the president has been made only a nominal executive, the real executive constituting the council of ministers headed by the prime minister. In other words, the president has to exercise his powers and function with aid and advice of the council of ministers headed by the prime minister. The following are the three provisions in the constitution in this context। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, हमारा जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रिप्लिका है। फुल्ली नहीं कर सकते बट मिलता जुलता है उससे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, और वो अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इसके रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, फैक्ट्स, उसको देखना है पहले। सी द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 53 डील करेगा, आर्टिकल 53। तो देखिए यहाँ पे सारे आर्टिकल्स बताए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल बी इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन इज अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस। आर्टिकल 74 में बताया गया कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेडेड बाई पीएम होगा, वो क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, आर्टिकल 75। दिस प्रोविजन इज फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और क्या होंगे, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को, जो कि आर्टिकल 25 में बताया गया है। एंड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इसी में आए थे। had made the president bound by the advice of the council of minister headed by the prime minister। जो देखिए जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसमें बताया गया कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे उस एडवाइस के लिए हमारा प्रेसिडेंट बाउंड होगा। However, he shall act in accordance with the advice tendered after such a reconsideration। थ्रू द प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ही हैज सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अब देखिए डिस्क्रिशन की बात किया जाए कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, बट सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। इन द वर्ड्स द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन दैट इज विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो इसको बोला जाता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन। जब कि मतलब क्या होगा, जो प्रेसिडेंट काम करेगा खुद के कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब उसमें क्या क्या है यहाँ पे बताया जाएगा, अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए अब क्या होगा, सिचुएशनल डिस्क्रिशन के अंडर वो क्या कर सकता है, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर कट मेजॉरिटी इन लोकसभा और व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। अब देखिए जो कोई भी पार्टी अगर मेजॉरिटी में नहीं आएगी तो प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशनल पावर है, जिसमें कि वो पीएम को अपॉइंट कर सकता है, या तो किसी समय पीएम की डेथ हो गई तो उसमें पीएम का पोस्ट वैकेंट हुआ, उस समय भी किसी को मतलब वो चाहेगा अपने अकॉर्डिंग तो क्या करता है, अपॉइंट कर सकता है। तो उसको बोलते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। नेक्स्ट है डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा।
एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट हिज मेजॉरिटी। तो दे तीन टाइप के सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो ये तरह ऑल अबाउट प्रेसिडेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि आप यहाँ पे लिस्ट दिया गया है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। देखिए आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एट अ ग्लांस, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 52, अब देखिए जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारा द यूनियन होता है कितने पार्ट। देखिए जैसे हमें पता है हमारे पार्ट 5 में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में आर्टिकल बेसिकली चैप्टर फर्स्ट है हमारा द एग्जीक्यूटिव। तो उसमें हमारा बेसिकली अबाउट है एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारा प्रेसिडेंट। तो उसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वहाँ पे देखिए बताया गया है। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखिए ना, बाकी उसके बाद मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूंगा कुछ। देखिए 52 में देखिए बताया गया है, 52 में देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। आर्टिकल 52 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। फिर आर्टिकल 53 में बताया गया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर ऑफ यूनियन को बताया गया है। एंड 54 में बताया गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है 54 में। एंड 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बताया गया है। 56 में टर्म ऑफ ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट बताया गया है। एंड 57 में बताया गया कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। 58 में क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। 59 में कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस। एंड 56 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस। 60 में बताया गया ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में बताया गया प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 62 में टाइम्स ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 65 देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हटा दिए गए हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली मैं उसकी बातें कर रहा हूँ बुक में, क्योंकि दिया गया है तो आपको सब इंपॉर्टेंट नेचर के ही है। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, आप लोग याद करते करते थक जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 62 नहीं दिया गया, 62 होता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो आप लोग को अगर राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिए, देयर शुड बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड 64 है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। और 64 में है वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का क्या होगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। एंड 65 का वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन 65 में। एंड 65 के बाद आपका आ जाएगा 66 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। एंड 67 टर्म्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट होगा। एंड 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। 69 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट होगा। 70 होगा डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसी होगा। एंड 71 में आपका देखिए मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन सीटीसी एंड सस्पेंड रिमीट कम्यूट एंड सेंटेंस इन सर्टेन। देखिए तो आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्डन का पावर है वो आर्टिकल 72 में दर्शाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस द प्रेसिडेंट, ये याद होना चाहिए आपको, बहुत जरूरी। इन आर्टिकल 75 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर लाइक अपॉइंटमेंट टर्म सैलरी एंड ईटीसी। अब 75 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का है। 75 में आपका सारा प्रोविजन बताया गया, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर के बारे में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे रिलेटेड है और एग्जाम में पूछा गया। इसमें देखिए बेसिकली क्लॉजेस है, उस क्लॉजेस को भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ या तो बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। 75 में देखिए बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है 75A क्या है, 75B C D ऐसे हैं क्लॉज, सब क्लॉजेस हैं, तो उसको आप थोड़ा सुन लीजिए 1 मिनट। तो जैसे कि हमारा 75 क्लॉज ए में बताया गया है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक, एक तो हो गया आपका 75 में प्रोविजन अदर मिनिस्टर है, और 75 क्लॉज ए में है कि जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, बट प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, एडवाइस करेगा। अब आता है 75A क्लॉज ए, सब क्लॉज ए,
इसमें बातें करेंगे। अब जितना बातें करेंगे सब क्लॉज की बातें आएगा। सब क्लॉज ये में बताया गया है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल। अब बताया गया है कि जो टोटल मेंबर होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं एक्सीड करने चाहिए। जो मतलब किसका, जो मिनिस्टर के होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर वो क्या होंगे, 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोक हाउस ऑफ पीपुल। मतलब लोकसभा का जितना भी मेंबर होंगे उसका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। तो एक क्लॉज ये में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे मैं बता रहा हूँ, ये पूछा गया है PYQs में। अब आएगा बात तो क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में क्या बताया गया है। सब क्लॉज बी में बताया गया कि ए मेंबर ऑफ द ईदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर द पैराग्राफ 2 ऑफ द 10th शेड्यूल्स शैल आल्सो बी डिसक्वालिफाइड टू अपॉइंट एज ए मिनिस्टर। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि जो भी मतलब होगा, अगर वो मेंबर नहीं बन पा रहा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आएगा क्लॉज ए और सब क्लॉज सी। सब क्लॉज सी में देखिए बताया जा रहा है कि अब देखिए सी नहीं है, सब क्लॉज सी नहीं है। अब आएगा 75 टू आएगा क्लॉज 2। इसमें बताया गया कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, जो मिनिस्टर होंगे होल्ड ऑफिस प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा। एंड 75 क्लॉज 3 में है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपुल। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा का, हाउस ऑफ पीपुल। एंड 75 क्लॉज 4 में बताया जा रहा है कि बिफोर अ मिनिस्टर इंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिसेस। और देखिए जो मिनिस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, उनका ओथ के बारे में बताया गया है 75 4 में। एंड 75 क्लॉज 5 में बताया जा रहा है, 75 क्लॉज 5 में 75 क्लॉज 5 में बताया जा रहा है कि ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंजिक्यूटिव मंथ इज नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दिस पीरियड केस टू बी मिनिस्टर। कि 6 मंथ के लिए बताया जा रहा है कि अगर नहीं मिनिस्टर है कोई, उनको अपने 6 मंथ में किसी हाउस मतलब का हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। एंड 75 सब क्लॉज 6 में बताया जा रहा है कि द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज ए पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में बताया जा रहा है जो मिनिस्टर्स होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता दिया। नाउ 76 देखिए, 75 तो आपको 76 देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। 77 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। एंड 85 है सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशंस एंड डिजोल्यूशंस। 111 बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंट टू बिल पास बाय द पार्लियामेंट। 112 है यूनियन बजट जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। 123 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस। एंड 143 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। 143 आर्टिकल 143 के तहत ही हमारे जो प्रेसिडेंट क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो रहा सब कुछ मतलब आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने कवर कर दिए हैं। बाकी आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल PDF है उसको गूगल से अपलोड करके एक बार उसको गो थ्रू आइए, जो सब क्लॉजेस है उसको आप पढ़ लीजिए। क्या होगा मतलब कभी कभी पेपर टफ बनता है तो अंदर से सब क्लॉज पूछ लेता है, तो बट अगर नॉर्मल वे में जितना होना चाहिए मैं उतना तो कवर कर दिया हूँ। और आप लोग उसको शॉर्ट्स नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद द टॉपिक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।